आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहला चरण अब अंतिम मुहाने पर आ खड़ा है। 10 फरवरी यानी कि कल पश्चिम क्षेत्र की 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इसलिए भाजपा और सपा रालोद गठबंधन के साथ बसपा कांग्रेस के लिए पहला चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो आज हमारे खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आज बात होगी सियासत का शंखनाद पर। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनावी शोर थमने के साथ ही प्रत्याशियों की सांसें भी थम सी गई हैं। मात्र कुछ ही घंटों के बाद लोकतंत्र के महायज्ञ में मतदाता अपनी आहुति देने पहुंचेंगे, यानी कि वोट डालने पहुंचेंगे। लेकिन इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। इस बार के चुनाव में अब्बाजान, जिन्ना और पाकिस्तान जैसे मुद्दे गरमाए हुए हैं, जिनसे कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश भी हुई है। तो कहीं पहले चरण के 48 घंटे पहले भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर जनता से कई वादे किए हैं। इसके साथ ही सपा ने भी अपने वचन पत्र के जरिए जनता के सामने वादों की झड़ी लगा दी है। और यूपी में अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस ने घोषणा पत्र को उन्नति विधान नाम देकर जनता की उन्नति का वादा किया है। आइए इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत होने वाले मतदान को लेकर चुनावी शोर थम चुका है। 10 फरवरी को पश्चिम के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों में से करीब 18 हॉट सीट ऐसी हैं जहां कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इसलिए भाजपा और सपा रालोद गठबंधन के साथ बसपा कांग्रेस के लिए पहला चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी का परंपरागत यादव वोट बैंक बहुत कम है। इसलिए अखिलेश यादव का पूरा फोकस मुसलमानों और जयंत चौधरी के सहारे जाटों पर है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज में बढ़ते अपराध की खामियां और भाजपा के शासन में कानून का राज कायम होने की बात कहकर सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। कैराना हॉट सीट पर भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने इस चुनाव में सबसे पहले ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दी थी, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम, जाट, गैर जाट और जिन्ना पाकिस्तान के मुद्दे उठाए गए। इसी तरह समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से खुद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने हर विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। जबकि कांग्रेस की तरफ से इस बार राहुल गांधी यूपी चुनाव में कहीं नजर नहीं आए। प्रियंका गांधी ने अकेले ही सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के साथ रोड शो किए। पिछले चुनाव की बात करें तो 2017 के चुनाव में मोदी लहर के चलते भाजपा ने इन 58 सीटों में से 53 पर कब्जा जमाया। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदल चुका है। सभी दलों के बड़े नेता अपने अपने पत्ते चल चुके हैं। अब आखिरी फैसला जनता के हाथ में है। 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर होने वाले मतदान पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इसका सीधा असर बाकी 345 सीटों पर पड़ना तय है। अब हम ऐसी हॉट सीटों की बात करने जा रहे हैं जहां दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कैराना से भाजपा से मृगांका सिंह और सपा रालोद गठबंधन के नाहिद हसन, बसपा से राजेंद्र उपाध्याय और कांग्रेस से मोहम्मद अखलाल के बीच कड़ी टक्कर। तो वहीं बागपत में भाजपा से योगेश धामा और रालोद सपा गठबंधन से नवाब अहमद हमीद मैदान में, बसपा से अरुण कंसाना और कांग्रेस से अनिल देव त्यागी मैदान में। अब बात करें सरधना सीट की तो भाजपा से संगीत सोम और सपा रालोद गठबंधन से अतुल प्रधान मैदान में है।
बसपा से संजीव धामा और कांग्रेस से सैयद रियाजुद्दीन को प्रत्याशी बनाया गया है। नोएडा में भाजपा से पंकज सिंह, सपा रालोद से सुनील चौधरी और बसपा से कृपाराम शर्मा, कांग्रेस से पंखुड़ी मैदान में है। अब मुजफ्फरपुर की बात करें तो भाजपा से कपिल देव अग्रवाल और सपा रालोद गठबंधन से सौरभ स्वरूप मैदान में है। बसपा से पुष्पांकर पाल तो कांग्रेस से सुबोध शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। मथुरा में भाजपा से श्रीकांत शर्मा और सपा रालोद गठबंधन से देवेंद्र अग्रवाल, सपा से एस शर्मा और कांग्रेस से प्रदीप माथुर उम्मीदवार बनाए गए हैं। आगरा देहात से बीजेपी से बेबी रानी मौर्य और सपा रालोद से महेश जाटव चुनावी मैदान में है। वहीं बुलंदशहर सदर से बीजेपी से प्रदीप चौधरी और सपा रालोद गठबंधन से हाजी यूनुस, बसपा से कल्लू कुरैशी और कांग्रेस से सुशील चौधरी चुनावी मैदान में है। अब ये तो भविष्य की गर्त में छिपा सवाल है, कौन प्रत्याशी किस पर भारी पड़ेगा और जनता लोकतंत्र के पर्व में आहुति देकर किसको अपना नेता बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आज हम उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों पर सियासत के शंखनाद पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अयोध्या से लाइव जुड़ेंगे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी और लखनऊ से हमारे संवाददाता निशांत चौरसिया। साथ ही अलग अलग जिलों के संवाददाताओं से भी हम बात कर सभी विधानसभा सीटों के सियासी गणित को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधे सुल्तानपुर का रुख करेंगे जहां से संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, आज हमने दिन भर में देखा है आप तमाम सीटों पर पहुंचे हैं। विधानसभा सीटों में जिस तरह से सियासी ताना बाना बुना जा रहा है, किस तरह से सियासी समीकरण बैठाए जा रहे हैं, और जबकि हम चुनाव के 48 घंटे पहले यानी कि दहलीज पर चुनाव के खड़े हैं, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है, किस तरफ हवा बनती नजर आ रही है? निशांत, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 सीटों पे चुनाव होने हैं। माना जाता है कि जब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भी माहौल होता है वो पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करता है। इसीलिए जो भी सारी पार्टियां हैं, जो भी फाइट कर रही है, वो सारी पार्टियां पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोर लगाई हुई है। लगातार जयंत के साथ अखिलेश यादव वहाँ पे लगातार कई जिलों में एक जिलों में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। वहीं पे अमित शाह भारतीय जनता पार्टी से खुद वहाँ पे जो है फील्ड में उतर गए थे और लोगों को अपने पार्टी पक्ष के लिए वोट के लिए काफी ज्यादा उन्होंने मेहनत की। उन्होंने वहाँ पे पर्चे भी बांटे, उन्होंने उन गलियों का भी विचरण किया जिन गलियों में कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं गए, वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह गए। जाहिर सी बात है, लगातार जिस तरीके से एक जिले में 2-2, 3-3 बार एक हफ्ते में 3-3 बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे डोर टू डोर कैंपेनिंग किए, वहाँ पे लोगों के बीच गए। प्रभावी मतदाता सम्मेलन, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना गाइडलाइन के तहत वहाँ पे सम्मेलन करने से मना कर दिया था, तो उन्होंने प्रभावी मतदाता सम्मेलन उन्होंने अपना स्ट्रक्चर तैयार किया था। उस स्ट्रक्चर के जरिए वो लोग अपने मतदाताओं से जो है अपने वोटरों से को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और अब थोड़ा जब से कांग्रेस में एक्टिव हुई है प्रियंका गांधी, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं वहाँ पे एक्टिव हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि और भी अन्य दल है, जैसे कि आम आदमी पार्टी जो कोई जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन वो एनसीआर है और दिल्ली से सटे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर कहीं न कहीं बहुत ऐसी सीटें होने वाली हैं इन 58 सीटों में जहाँ पे उसका प्रभाव होगा। प्रभाव जीत हार के लिए नहीं होगा, लेकिन इतना तो होगा कि जो उनके वोटर्स जो उनके फेवर में आएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए कहीं कहीं मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। बहुत ऐसी जगह है, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी पहले से क्लीन स्वीप की है, मतलब वहाँ से पूरी तरीके से हार गई है। भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की है। वहाँ पे कहीं न कहीं इंटरनल तौर पे जो किसान आंदोलन हुआ वहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और किसान आंदोलन के बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने बकायदा एक पर्ची छपवा लिया था। उस पर्ची में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, उनको उनका सही जगह दिखाने का वक्त आ गया। वो लगातार घेरे हुए हैं, यानी एक जो नॉन पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। और जयंत और अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार जो है वहाँ पे उन्होंने कई वायदे। निशांत, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे साथ अयोध्या से सीधे लाइव जुड़ गए हमारे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी।
सर, आप अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या राम की नगरी है, और राम की नगरी में किस तरह से सियासी ताना वाना बुना जा रहा है, किस तरह से सियासी समीकरण पार्टियों के कैसे बैठ रहे हैं, वो तो हम समझने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा सर कि मंदिर का सार, साइकिल की रफ्तार, हाथी वाला हथियार, लड़की हूं लड़ सकती हूं का वार, और यह झाड़ू से होगी नैया पार। आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं सर, क्या लग रहा है? देखो विकास, पहले तो आपको मैं बता दूं, जो आपने बढ़िया चारों नारे गढ़े हैं, उन नारों में यहाँ साइकिल की रफ्तार और योगी जी का वार, यही दो ही नारे, राम मंदिर की धार, वही चल रहे हैं। और अयोध्या में तो हालांकि 5वें चरण में है मतदान, सीधे अभी नहीं है। अभी तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो। लेकिन उसके पहले बता दूं, इस समय आपको नजारा दिख रहा होगा, इस समय हम सरयू नदी, जो कहा जाता है कि सरयू नदी जहां राम जी का वास है, उनके तट पे मैं खड़ा हूं। आपको पानी की धार भी दिख रही होगी। मैं इस समय वहां पे खड़ा हूं। मेरी यहां आज वेदांती महाराज जी, जो 2 बार सांसद रहे हैं, प्रतापगढ़ से और मछली शहर से सांसद थे, उनसे काफी देर तक बात हुई। लेकिन ये जरूर देखा गया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो खुशी है, अयोध्या के आसपास भी उसका कहीं ना कहीं चुनाव में जरूर असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कल मतदान होना है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां 403 विधानसभा सीट और 80 लोकसभा सीट है। इस राज्य से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। और ये न केवल योगी जी की बल्कि मोदी जी के भी नाक का सवाल है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य किसी भी तरह से अगर बीजेपी के हाथ से चला जाता है, तो ये मान के चलिए कि 2024 की डगर मोदी जी के लिए बहुत कठिन डगर हो जाएगी। ऐसे में योगी जी का भी आना जरूरी है अगर मोदी जी को रहना है यहाँ पे। मैं आपको और मैं एनालिसिस करके बता दूं, इस समय जो 58 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने हैं, उनमें जो 2017 की लहर थी मोदी जी की, क्योंकि मैं आपको बताऊं, उस समय योगी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था। उस समय सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़े गए थे। और मोदी जी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद यहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 58 सीटों पे चुनाव होने हैं, उनमें 53 सीटों पर भगवा ध्वज लहराया था। और 53 सीटों पे जो भगवा ध्वज लहराया था, उसमें बाद में वो बढ़कर के 2 सीटें और 2 उपचुनाव और हुए थे। उनमें से 55 सीट यानी 58 में से सिर्फ 3 सीटों विपक्ष के पास है, बसपा और सपा के पास। बाकी सारी सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में विपक्ष के लिए खोने को कुछ नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष भाजपा के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर 10 सीट भी खो देते हैं, हालांकि किसान आंदोलन, 3 किसान बिल, इसका सबसे ज्यादा असर इसी क्षेत्र में जो 58 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसी पे पड़ रहा है। और इनमें जैसा कि माना जा रहा था कि जो किसान आंदोलनरत थे, उनमें काफी कुछ सरदार भी थे, जाट थे और दूसरे जात के भी कम लोग थे, लेकिन ज्यादातर खाटी किसान यही थे। तो इसमें अगर जयंत चौधरी जी को लेकर के अगर जाट वोट इकट्ठे होते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, चूंकि मैं आपको बता दूं, इसके पहले जब जाट मतों का एक साथ एकजुट होना शुरू हुए थे, उसको किसने किया था? चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। और चौधरी चरण सिंह जी ने उसके बाद जब उन्होंने देखा, मुस्लिम और जाटों का एक गठजोड़ बनाया था वहां उन्होंने। और जब मुस्लिम और जाटों का गठजोड़ हुआ था, उस समय की वहां की सीटें, आसपास की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें चौधरी चरण सिंह जी के फेवर में जाने लगी थी। और उन्होंने फिर अपना क्रांति दल बनाया। क्रांति दल बना करके पहले उत्तर प्रदेश के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए। लेकिन अब परिस्थितियां अलग है। मुजफ्फरपुर की बात हो या कैराना की बात हो, यहाँ पे जो मुस्लिम और जाटों के बीच में जो एक गांठ पड़ गई है, वो गांठ अभी मुझे नहीं लगता सुलझी है। क्योंकि नीचे तक अभी जो संदेश जाना है, वो नीचे तक संदेश जयंत चौधरी अगर चले जाते हैं जाटों के लीडर होकर के सपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि समस्त जाट वोट उनकी तरफ चले जाए। जाट वोटों में करीब 70% अभी जो मेरे अपना आकलन है, जो मैं यहाँ 3 दिन तक पूरे उत्तर प्रदेश की जो मैं नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहा था राजनीति की, क्या चल रहा है, उसमें जो मुझे महसूस हुआ है, वो करीब 60 से 70% वोट अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं आपको एक और आंकड़ा बता दूं, विकास, आपका कोई और सवाल कि मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाह रहा था, तो अगर आप जरूर आंकड़े बताइए। और मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह से पश्चिम में सर पहले चरण में मतदान हो रहा है 58 सीटों पर, और पश्चिम ही वही क्षेत्र है जो लखनऊ में मंजिल तय करता है। और यहाँ 18 हॉटस्पॉट ऐसी सीटें हैं जहां दिग्गजों के चेहरे दांव पर
लगाए हुए हैं, जिनकी सांसें थम गई हैं सर। उनका माहौल भी समझना चाहूंगा और जो आपका एनालिसिस है उसको भी हम सुनना चाहेंगे सर। देखिए, यहाँ अभी दिग्गज किसको कह सकते हैं आप? एक मंत्री हैं यहाँ पे जिनका पहला चुनाव होता है, श्रीकांत शर्मा है, और उनका चुनाव है और उनके खिलाफ है जो तगड़े उम्मीदवार कहे जा रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी के कहे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 11 जिले, एक साथ मैं आपको बता दूं, जो 11 जिले में जो चुनाव होने हैं उसमें गाजियाबाद है जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी की हैं। बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटें हैं, सभी बीजेपी के पास है। आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटें हैं, सभी बीजेपी के पास है। मथुरा में जरूर, जहां जो एक कभी नारा दिया गया था कि अभी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, उस नारे के तहत मथुरा में भी बीजेपी भगवा मैं करने का पूरे मथुरा को कहा गया था। वहां एक सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने जीती है 4 में से, और 4 सीट बीजेपी का है, माने कुल 5 सीटें हैं जिसमें एक बहुजन समाज पार्टी के पास है। इसके अलावा नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां ज्यादातर बाहर के मजदूर रहते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में वहां के एक तो जाट मतदाता है, वहां जाट लोगों की अच्छी बहुलता है, जाट और गुर्जर की। उसके अलावा ज्यादातर वहां बाहर के श्रमिक रहते हैं जो अब वहीं के मतदाता भी बन गए हैं बहुत सारे। उनने पूरी 3 की 3 सीटें नोएडा के भाजपा के खाते में दिलवाई थी, यानी मोदी लहर का असर आपने वहां भी देख लिया। इसके अलावा बागपत, सभी 3 सीटें हैं, कुल तीनों भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। हापुड़ में एक सीट जो थौलाना से बसपा के विधायक हैं असलम चौधरी, अब सपा में चले गए हैं, वो एकमात्र हापुड़ की, माने कुल मिला के हापुड़ की सभी सीटों पर एक तरह कह सकते हैं कि भाजपा कब्जा है। बसपा से जो थे वो अब सपा में चले गए, सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर जहां का दंगा आज भी, सांप्रदायिक तनाव आज भी याद किया जाता है, जहां से गुर्जर और मुस्लिम मतदाताओं अलग अलग हुए थे, जिनके बीच में गांठ पड़ी थी, वहां की सभी 6 सीटों पर भाजपा का कब्जा, यानी पूरी तरह से जो बहुसंख्यक मतदाता है, हिंदू मतदाता है, चाहे जाट हो, पिछड़ा वर्ग हो या अन्य जाति का हो, यहां तक कि यादव भी हम कह सकते हैं, वो सब भाजपा की तरफ चले जा चुके थे। मेरठ की जो सीट है उसमें 7 में से 6 बीजेपी के पास है और सपा के रफीक अंसारी, मतलब यहाँ एक सपा की सीट है। इसी तरह शामली, जहां से कैराना जो पलायन के लिए पूरे देश में थोड़ा सा चर्चा का विषय बन गया था कि वहां से हिंदू मतदाता पलायन कर रहे हैं, मुस्लिम मतदाता अच्छा खासा थे, वहीं से सपा ने सीट जीती थी, नाहिद हसन वहां से चुनाव जीते थे। बाकी 3 में से 2 सीटें भाजपा के पास थी। तो इस तरह कुल मिलाकर के भाजपा को यहाँ पे, ये अलग बात है भाजपा फिर से सरकार बना ले, फिर से ज्यादा सीट पे ले आ जाए, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है कि 58 में से जो 53 सीटें पिछली बार जीती थी, वो 53 का जादुई आंकड़ा कह सकते हैं, जादुई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी टच कर जाए, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। विकास जी बिल्कुल सर, आप चलते चलते मैं अयोध्या के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। हमने देखा था कि जिस तरह से सूरज की पहली किरण आई थी, आपने वहां से चुनावी सफर शुरू किया था, और अब जबकि आप शाम ढल चुकी है और सरयू की घाट पे खड़े हैं, तो इसी घाट से सियासी समीकरण अयोध्या का कैसा है वो मैं समझने की कोशिश करूंगा। अयोध्या का समीकरण, यहाँ जितनी भी सीटें हैं, तो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था। इस बार राम मंदिर का अभी तो मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा, भव्य निर्माण हो रहा है। मैंने वेदांती महाराज जी से, पूर्व सांसद जी से भी पूछा था कि कब तक ये मंदिर बन जाएगा, तो उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक इस रामलला जी निश्चित तौर पे अपने कक्ष में विराजमान हो जाएंगे। तो जब इस राममय, हिंदुओं के आस्था का केंद्र जिसको राममय वातावरण न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में फैल गया हो, तो ऐसे में अयोध्या में राममय का वातावरण क्यों नहीं फैलेगा, ये आप समझ सकते हैं। ये राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है कि अयोध्या में राममय वातावरण नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक बड़ा किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ही रोमांचक है। हम जब यहाँ से वेदांती महाराज जी, बताया गया कि हिंदू भवन में ठहरे हैं, तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा हिंदू भवन नहीं है, हिंदू धर्मशाला है। तो जब वहां पे पहुंचे तो हमारे साथ हमारे
कैमरामैन भी थे, प्रशांत रिपोर्टर भी थे, वंदना हमारी स्टेट हेड भी थी। तो उन्होंने कहा कि तो वो जिस व्यक्ति से मैंने पूछा कि हिंदू धर्मशाला किधर है, तो वो एक अचानक उमड़ पड़ता है, अचानक जोश आ जाता है और बोलता है कि यहाँ सब हिंदू हैं, यहाँ सब हिंदू हैं, कौन सा हिंदू चाहिए आप? तब मैंने उनसे कहा कि भाई हिंदू धर्मशाला चाहिए। तो बोले सब हिंदू धर्मशाला है, वो बताने को तैयार नहीं थे। उसके बाद उनसे जब पूछा गया कि वेदांती महाराज जहाँ बैठते हैं, तब उन्होंने बताया कि हाँ आप उस तरफ चले जाइए। तो ऐसे में यहाँ जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव न विकास पे हो रहे हैं, न सबका साथ सबके विकास पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा यहाँ जरूर थोड़ा सा हावी है। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की तारीफ हो रही है, विकास का यहाँ कोई इस तरह से मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम से विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि हिंदू मुस्लिम, बार बार मैं कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम विवाद है, और वही उसी की नब्ज पकड़ी गई है कानून व्यवस्था को लेकर के। कहीं के एक अंदर की खाने की बात बताएं, जब मुख्यमंत्री योगी जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कोर कमेटी वहां बैठी हुई थी, तब वो शायद हमने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने हमसे ये बताया कि जब उनसे पूछा गया योगी जी से कि आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा, राम मंदिर से बड़ा इस समय कानून व्यवस्था का मुद्दा है, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। विकास बिल्कुल सर, चलते चलते मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, एक लंबे अरसे तक कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और उसके बाद बीजेपी ने कृषि कानूनों को वापस लिया सरकार ने, अब ये कृषि कानूनों की वापसी क्या गेम चेंजर साबित होगी? किस तरह से देख रहे हैं, या नाराजगी अभी भी वहीं के वहीं है? क्योंकि हम पश्चिम में देख रहे हैं बीजेपी का एक पूरा धड़ा पश्चिम में लगातार बना हुआ है, किसानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। कितना डैमेज कंट्रोल हुआ है इससे? देखिए, आपको ध्यान हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर ने जब ये स्टेटमेंट दिया था कि किसान बिल वापस होना चाहिए, किसानों की नाराजगी दूर होनी चाहिए, उन्होंने खुलेआम स्टेटमेंट इस बात को लेकर दिया था। उसके बाद से आनन फानन में मंथन हुआ और अचानक प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का अनाउंस किया कि हम तीनों किसान बिल वापस लेते हैं। ये तीनों किसान बिल अगर वापस नहीं होते तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 58 जो सीटें हैं, जो 53 का जादुई आंकड़ा तो छूना, मुझे लगता है कि दहाई में भी पहुंच जाते। और चूंकि ये गेम चेंजर कह सकते हैं आपको, लेकिन ये गेम चेंजर इस बात को कह सकते हैं कि भाजपा की स्थिति पहले से, चूंकि किसान बिल वापस हुआ है तो सुधरी है। इस कारण, चूंकि सुधरने के कारण अब जो समीकरण बन रहे हैं उसमें समीकरण यही बन रहे हैं कि चूंकि वोटों का बंटवारा हो रहा है, वोटों का बंटवारा बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है, वोटों का बंटवारा थोड़ा बहुत ही सही कांग्रेस भी कर रही है, और सपा के ही वो वोट कर रहे हैं। जो ओबीसी के मतदाता हैं, वो यादव जो मतदाता हैं, वो जरूर अखिलेश यादव की तरफ बहुतायत में हैं, लेकिन बाकी जो और ओबीसी के हैं, चाहे तेली हो, काछी हो, कुर्मी हो, या दूसरी और कोई ओबीसी का मतदाता हो, वो आज भी मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। मैंने अंदर तक की जो बात की है, तो वो मतदाता है। रहा सवाल इस पश्चिमी क्षेत्र में, तो इसमें सबसे ज्यादा जाट मतदाता है, और उसके बाद मुस्लिम मतदाता आते हैं, और उसके बाद फिर ओबीसी और ये आते हैं। तो जाट मतदाता हालांकि ओबीसी में है कि सवर्ण में है कि किसमें है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन बाकी जो है ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, श्रीवास्तव हैं, बनिया हैं, ये जो छुटपुट मतदाता हैं उसमें बहुतायत में ब्राह्मण मतदाता हैं, ठाकुर कम है उस तरफ। लेकिन इनके साथ अगर पिछड़ा वर्ग का बाकी जो शेष जो पिछड़ा वर्ग से जातियां आती हैं वो और सवर्ण अगर मिलते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ भाजपा की स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन अभी मतदाता थोड़ा साइलेंट है। कल मुझे जो लगता है, अगर वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है, आप भी जो निचली तबका एससी वोट इस समय भाजपा के साथ है, क्योंकि वो जो मुफ्त राशन, मुफ्त अन्य कई जो विकास की योजनाएं चला जा रही हैं वो उनके साथ हैं। वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी सरकार है, उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि वो अपने मतदाताओं को निकाल के मतदान केंद्र तक पहुंचा पाएगा। लेकिन जहां यादव और मुस्लिम का गठजोड़ है, और इसमें अगर जाट का गठजोड़ हो जाता है, तो अखिलेश यादव की साइकिल बड़ी तेज रफ्तार भरेगी। लेकिन लगता नहीं है कि जाट मतदाता का गठजोड़ इनके साथ हुआ है। इन स्थितियों में अगर वोटिंग परसेंटेज 65, 70, 75, 76, 78 तो 70 से ऊपर अगर जाता है तो भाजपा की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। अगर ये कहीं 60 और इसके आसपास रहता है तो भाजपा के लिए चिंताजनक बात होगी। विकास
चलिए सर, बिल्कुल आपकी चुनावी यात्रा अयोध्या पहुंची है और लगातार जो आपका एनालिसिस है वो दर्शकों तक आपने रखा है। मुझे लगता है दर्शकों को बहुत कई हद तक स्थितियां स्पष्ट हो पाई होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत में शरीक होने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और अब मैं सीधा रुख करूंगा सुल्तानपुर का, जहां से संवाददाता निशांत लगातार बने हुए हैं। निशांत, आपने चैनल हेड त्रिपाठी जी की बातचीतों को सुना है, उनके एनालिसिस को देखा है। अब यदि हम फोकस सिर्फ पश्चिम पर करें, क्योंकि निशांत 48 घंटे का समय शेष है, चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं, क्या लगता है विकास के मुद्दे हावी या फिर किसान के जो आंदोलन था, कृषि कानूनों की वापसी हुई, कहां क्या सोच रहा है मतदाता अब आखिरी 48 घंटे में? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस तरीके से करने जिक्र किया, उनके बहुत सारे शो में ऐसे केस तो आपको मिल जाएंगे जो वहाँ पे जमीनी हकीकत बयां करती है। वही एनालिसिस है। अब तो वो जमीन से बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटव हैं, जो गैर ओबीसी, गैर यादव ओबीसी हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह के वक्त से अभी तक ले लीजिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सियासी इतिहास देखा जाए तो वहाँ पे जाटव और जाट, गुर्जर, गैर यादव बहुत अहम अपना रोल अदा करते हैं सरकार बनाने के लिए, वहाँ पे अपना विधायक चुनने के लिए। तो इसमें अगर बात करें कि जाट का, तो जिस चौधरी चरण सिंह थे तब से लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो 30% ऐसे वोटर्स हैं कि किसी भी हालत में, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकदम माहौल ही रहा हो, पूरे प्रदेश में माहौल रहा हो, ऐसे वक्त में भी तकरीबन 30% जाट जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट किए हैं। अगर वो गैर यादव और यादव मिल करके अगर सपा की तरफ जाते हैं तो गैर यादव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख है। वो लोग कह रहे हैं कि अब आज की जो परिस्थिति है, किसान आंदोलन ठीक है, किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों के मरने की बात लगातार विपक्ष वहाँ पे कर रही है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, और भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को लेकर के वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रही है। अमित शाह जा रहे हैं और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में जब जा रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं जो विकास है, जो कानून व्यवस्था है, ये तो इनका अपना जो स्लोगन बन चुका है। उसके अलावा भी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण वहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि वहाँ पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटें हैं, इन सीटों पर पिछली बार 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी के जो है खाते में आई थी, और वहाँ पे बहुत ऐसी जिले हैं, जाहिर सी बात है कि 11 जिले हैं, तो 5 सीटें सिर्फ विपक्षी को मिला है। तो सारी तकरीबन 7 ऐसे जिले थे जहाँ पे पूरा क्लीन स्वीप कर ली भारतीय जनता पार्टी। ये कहीं ना कहीं आंकड़ा और इससे साफ तय था कि वहाँ पे न वो जातिगत और ना ही वहाँ पे स्थानीय मुद्दों को लेकर के वहाँ पे वोटिंग हुई तो योगी और मोदी के चेहरे को देख करके हुई। यही कारण है कि जब कैराना का शुरुआती दौर पे कैराना का दौरा किए थे, जब सीएम योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब तो वहाँ पे मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो ये कैराना जो पलायन जो लोग यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, हुकुम सिंह थे सांसद वहाँ के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। उनको वो भी कहते कि यहाँ से अभी जो है जो आम आदमी यहाँ से पलायन कर रहा है, गुंडे पलायन करेंगे। जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वो मैसेज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे प्रदेश में देने की कोशिश हुई। अब जब सरकार, आपके पास वापस लौटूंगा, मैं आपको बता दूं कि हम सीधे अब आगरा चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहूंगा, आगरा जो है बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहां से अगर बात की जाए तो भाजपा से बेबी रानी मौर्य हैं और सपा रालोद से महेश जाटव हैं। दोनों के बीच मुकाबला है, हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन 48 घंटे पहले मतदाता क्या सोच रहा है? मनोज जी बिल्कुल विकास, मैं बता दूं कि आगरा ताजनगरी में 9 विधानसभा सीट हैं जिनके लिए मतदान कल सुबह से ही शुरू हो जाएगा। और उसके लिए अगर बात करें तो आगरा में आगरा में 3 ऐसी हॉट सीट है जो लगातार वो चर्चाएं बनी हुई है। पहली सीट बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल हैं, वो चुनाव मैदान में है। आगरा ग्रामीण से वो चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो प्रतिनिधित्व कर रही है। और दूसरा अगर बात करें तो जो महेश कुमार जाटव हैं जो सपा और रालोद गठबंधन से हैं, वो उनके विपक्ष में है। और तीसरा यही किरण प्रभा केसरी हैं जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी से हैं। तो तीनों में त्रिकोणीय या मैच देखने को मिलेगा कि कल किस तरीके से मतदाता ये इनके पक्ष में किसके पक्ष में वोट करते हैं। तो वहीं अगर बेबी रानी मौर्य की बात करें तो बेबी रानी मौर्य ने जो रालोद से बगावत कर रहे थे, पूर्व विधायक कालीचरण सुमन को तोड़कर अपने पाले में खींच लिया था, उससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो बेबी रानी मौर्य है वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूती के साथ, अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अगर बात करें
दूसरी हॉट सीट की, तो दूसरी हॉट सीट फतेहपुर सीकरी की बनती जा रही है, जहाँ चौधरी बाबूलाल और जो भाजपा से हैं, जो पूर्व मंत्री की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हैं, पहले सांसद भी थे, अब उनको भाजपा ने टिकट दिया। तो वहीं दूसरे नंबर पर वहाँ ब्रजेश चाहन है, जो सपा और रालोद के गठबंधन से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी ये स्थिति है कि जो बीजेपी को टक्कर देने के लिए सीधे सीधे ब्रजेश चाहन के समर्थन में जन सैलाब उमड़ रहा है। जो अभी हाल ही में जयंत चौधरी सभा करके गए थे, उसमें उनको जन सैलाब देखकर तमाम तरह की ऐसी चर्चाएं की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तीसरी अगर सीट की बात करें, तो हॉट सीट तीसरी आगरा की ये फतेहाबाद विधानसभा की बनती जा रही है। अखिलेश यादव ने हाल ही में अपना जनसभा की थी और एक आज्ञा रथ के माध्यम से रूपाली दीक्षित, जो कि एक अशोक दीक्षित की बाहुबली की बेटी हैं, वो है, और दूसरा पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा भाजपा से हैं। वो उनमें डायरेक्ट ये समीकरण देखा जा रहा है कि जो ब्राह्मण जो लॉबी थी, ब्राह्मण जो समाज है, वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज दिख रहा है, छोटेलाल वर्मा से नाराज दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं रूपाली दीक्षित भी सीधे सीधे भाजपा को टक्कर दे रही है। अगर हम चौथी सीट की बात करें, तो रानी पच्छाल का जो भाव विधानसभा से पूर्व सिटिंग विधायक हैं, और जो मधुसूदन शर्मा, जो कि पहले बसपा से विधायक रह चुके हैं, वो उनके सामने सीधे समाजवादी पार्टी से उनको टक्कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो माहौल बनता आ रहा है, अखिलेश यादव भी वहां में आए थे और वो जिला बनाने की घोषणा करते हैं। युवाओं की ये मांग थी कि युवाओं को स्टेडियम चाहिए और वहाँ है वो आगरा से अलग एक जिला बनाना चाहिए। बड़ा लंबी परिधि का और लंबे क्षेत्रफल का ये भाव विधानसभा देखा जाता है। 33 से 40 किलोमीटर की परिधि में ये भाव विधानसभा क्षेत्र है। चंबल के नाम से ये भाव विधानसभा फेमस है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो जातिगत आंकड़े हैं उन सबको देख रहे हैं, और जो यहाँ के जो लोकल वोटर हैं, ताजनगरी के जो वोटर हैं, बिल्कुल अवेयर हो चुके हैं और वो एक अपना पसंदीदा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, अपना पसंदीदा विधायक बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो खेरागढ़ की सीट जो भाजपा अपने पक्ष में देख रही थी, तो भाजपा के पक्ष से जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो कल जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपना रोड शो वहाँ किया था, तो जो रामनाथ सिकरवार जो कांग्रेस के फौजी है, रिटायर्ड फौजी है, वो मैदान में है कांग्रेस से, तो उनके समर्थन में जिस तरीके से जन सैलाब दिखाई दिया, तो उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बदलाव की लहर आगरा में देखने को मिल सकती है। तो अगर बात करें तो आगरा में कुल टोटल 4 से 5 सीटों पर बीजेपी दिखाई दे रही है। उसके अनंत तौर पर समाजवादी पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस भी वर्चस्व में दिखाई दे रही है। तो अब देखना होगा कल जिस तरीके से मतदान। आपको बता दूं, अर्जुन हमारे संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। अर्जुन जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है, बहुत कम समय चुनाव में रह गया, मतदाता क्या सोच रहा है वहां का? जी, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ शहर के 7 विधानसभा की सीटें थी वो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी लग रहा था कि बीजेपी 6 सीटों पर कब्जा कर लेगा, लेकिन जिस हिसाब से अखिलेश यादव आए, प्रियंका गांधी जाने वाला ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट के आसपास, 4 सीट के आसपास जाने की संभावना है। बकाया 3 सीटों पर, एक सीट पर सपा आरएलडी और बकाया 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी कब्जा करने की। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जनता जो मतदाता है वो इस बार स्थानीय विधायक के काम से कितना संतुष्ट है? अगर विधानसभा सीटों की हम बात करें तो क्या जनता विकास के मुद्दे पर उतर रही है, या अगर हम पश्चिम की बात करें, कृषि कानून, तमाम ऐसे मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे इस बार हावी होने वाले हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जो अलीगढ़ की जो विधानसभा है वो केवल हिंदू मुस्लिम के ऊपर चलती है। अभी तक यहाँ अलीगढ़ शहर के अंदर कोई मतलब नहीं किसी ने क्या काम कराया नहीं कराया। इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो केवल ये जो वैश्य समाज का है, वैश्य समाज शहर विधानसभा है, शहर विधानसभा से वैश्य समाज में प्रत्याशी जो मुस्लिम प्रत्याशी है। तो यह साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जब मुस्लिम प्रत्याशी के 1,40,000 वोट है तो किसी एक तरफा जाते दिख रहे हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि अलीगढ़ शहर के अंदर 4 विधानसभा है। जैसे सबसे बड़ी अगर बात करी जाए तो अतरौली विधानसभा से, जहाँ पे कल्याण सिंह के नाती खड़े हुए हैं, उनको भी इस बार अपनी टिकट बचाने की बहुत परेशानी हो रही है। उनको भी सीट बचिया तो बहुत बड़ी वो है। तो अर्जुन, कहा जा सकता है कि जातीय समीकरण इस बार विकास पर हावी हो रहे हैं? जी 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 जी। चलिए, संजीव भटनागर हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़ गए। संजीव, किस तरह से सियासी ताना वाना अब आखिरी जो कुछ घंटे हैं उनमें बुना जा रहा है, क्या सोच रहा है वहां का मतदाता? जी, मैं आपको बुलंदशहर की 7 सीट जो है बीजेपी के खाते में आई है। इस बार जो बीजेपी की राहें हैं वो आसान होती दिखाई नहीं दे रही है। बात की जाए तो जो जिले की बुलंदशहर की 7 सीटें हैं, जो अब तक अनुमान लगाया जा रहा है उसमें 3 सीटें जो जिले की हैं वो भाजपा के खाते में जा सकती है। बात की जाए सिकंदराबाद विधानसभा की, 7 में से 3 सीटें जो है भाजपा के खाते में आने की संभावना है, जो प्रथम दस्ता नजर आ रहा है। लेकिन जो सिकंदराबाद की विधानसभा सीट है, यहाँ सीधी टक्कर बसपा प्रत्याशी मनवीर गुर्जर के साथ बीजेपी की कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बात की जाए खुर्जा विधानसभा की, वहाँ सीधी जो समाजवादी पार्टी के जो किरण पाल सिंह है उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है, और वहीं
जो बीजेपी की मीनाक्षी सिंह है उन्हें उतारा गया है, क्योंकि वहाँ चूंकि जो पूर्व विधायक की भाजपा की, उनका टिकट काटकर मीनाक्षी सिंह को दिया गया है, और सिकंदराबाद में जो विधायक थी विमला सिंह सोलंकी, उनका टिकट काटकर लक्ष्मीराज सिंह को दिया गया है। क्योंकि जो उनके समर्थक थे उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। डिबाई जो है वो लोध राजपूत लोध समाज का है और कल्याण सिंह का यहाँ अच्छा खासा प्रभाव है। यहाँ पर भी जो भाजपा प्रत्याशी है काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जी संजीव, आप ये दावा कर रहे हैं कि इन 7 सीटों में से 4 जो है वो बीजेपी के पास इस बार नहीं आ रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या विकास है या जातीय समीकरण इस बार बदल रहे हैं? देखिए, जाति समीकरण तो हमेशा चुनावी मुद्दा रहा है। दूसरा है कि विकास के मुद्दे और जो किसान आंदोलन से जो किसान नाराज है वो काफी रोज देखने को मिला। लगातार जो भाजपा विधायकों का जो विरोध है वो लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे, जगह जगह इनके खिलाफ नारेबाजी होती रही है। कहीं ना कहीं जो किसानों की नाराजगी है वो देखने को मिल रही है, और आने वाले चुनाव में ही ये भाजपा को जो हार का सामना कराया जा सकता है। जी तो संजीव, अब ये 7 में से जो 4 सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में नहीं जा रही हैं, इन 4 में से कहां किसकी तरफ कौन सी सीट झुकती नजर आ रही है? देखिए, बात की जाए सिकंदराबाद की सीट है, ये भाजपा बसपा में बहुत कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लगातार बहुत जो आकलन किया जा रहा है, बहुत क्लोज आकलन किया जा रहा है। बात की जाए बुलंदशहर, रोलर और भाजपा जो है वहां पर भी बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत जो क्लोज फाइट नजर आ रही है। ऊर्जा और डिबाई। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं संजीव? चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा, सीधा आगरा का रुख करूंगा। मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, इस बार अगर ताज नगरी की बात की जाए तो ये ताज नगरी क्या विकास को चुनेगी या फिर जातीय समीकरण कुछ हावी होंगे? किस तरह के सियासी समीकरण है वहां? देखिए, अगर ताजनगरी आगरा में बात की जाए तो आज ताजनगरी आगरा का जो वोटर है वो बड़ा अवेयर हो चुका है और बिल्कुल ये निश्चित तौर पर विकास के रूप में चुनेगा। अपना जो प्रतिनिधित्व जो करेगा, विधायक को चुनेगा तो वो बिल्कुल विकास के रूप में चुनना चाहेगा। अगर बात करें स्थानीय विधायक की तो यहाँ 9 विधानसभा सीट है, जिसको लेकर पिछली बार पूरी 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते थे। 2 लोकसभा सीट आगरा के अंदर है, वो भी सांसद के जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो कहीं कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आए दिन देखने को मिला था कि 5 वर्षों में जो विधायक बीजेपी के हैं उनके खिलाफ उदासीनता आगरा के लोगों के प्रति देखने को मिली थी। लगातार वीडियो वायरल ऐसे हुए थे जो नाराजगी लोगों द्वारा जताई गई थी। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 विधानसभाओं में से करीब 5 सिटिंग विधायकों की टिकट काटकर नए प्रत्याशियों पर अपना दांव खेला है। तो ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर जाकर, युद्ध स्तर पर जाकर एक पूरी वोटिंग का प्लान कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने की पूरी कवायद कर चुकी है। उसके साथ ही अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज ताजनगरी आगरा को दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती भी यहाँ सभा कर चुकी हैं। तो उसको लेकर भी देखा जा सकता है कि दलितों के अंदर जो बहुजन प्रेम है वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज पार्टी भी लगातार अपना वर्चस्व स्थापित यहाँ करने को जा रही है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी की एक भी सीट यहाँ पर नहीं थी। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बहा विधानसभा से राजा अर्धवन सिंह की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी अभी तक यहाँ अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। तो निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आगरा से देख रहे हैं मनोज आप, अगर सर ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ही 4 से 5 सीटों में यहाँ आगरा में नजर आ रही है। बाकी 5 सीट बाकी और जो बची जो 4 सीट है उन 4 सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा कड़ी टक्कर में है। ये माना जा सकता है कि ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा उस पर सीटों पर हार जाएगी, लेकिन ये माना जा सकता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और जो राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो उनको पूर्ण और जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। तो इस बार का चुनाव हमारे साथ संवाददाता वैभव जो हमारे साथ गाजियाबाद से हैं वो भी जुड़ गए। वैभव, किस तरह के सियासी समीकरण गाजियाबाद में इस समय बन रहे हैं और कौन रेस में आगे बढ़ रहा है जबकि चुनाव बहुत नजदीक है? देखिए, हम आपको बताते चलें गाजियाबाद में 5 विधानसभा हैं और 5 विधानसभा पे बीजेपी मजबूत है, क्योंकि आपको बताते चले कि गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ शुरू से रहा है। कोई भी चुनाव हो तो उसमें बीजेपी को अहम बढ़त मिलती है, क्योंकि गाजियाबाद का वोटर बीजेपी का समर्थक शुरू से ही रहा है। लेकिन इस बार चुनाव फाइटिंग का है और कहीं कहीं ऐसी सीट है, जैसे हम लोनी की बात करें, मोदीनगर की बात करें, गाजियाबाद शहर की बात करें, साहिबाद की बात करें, तो कहीं कहीं इनमें 5 विधानसभाओं में 3 विधानसभा ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय चुनाव है, जहां सपा और बीजेपी के साथ बसपा का भी पलड़ा पूरी तरीके से भारी है।
गाजियाबाद में कल मतदान शुरू होंगे और वही लहर आगे वाले चुनावों के जो मतदान है उनको भी प्रभावित करेंगे। इसीलिए गाजियाबाद में लगातार बड़े से बड़े नेता पहुंचे हैं जिन्होंने अपना पूर्ण जोर लगाया है कि जनता उनके जो पक्ष की पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके हक में वोट करे। जी वैभव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, गाजियाबाद में 5 सीटें हैं, 5 सीटों में आपने कहा कि टक्कर जो है कड़ी है। अब इस टक्कर का अगर हम आधार देखें तो क्या वो विकास होगा या जातीय समीकरण इस बार तमाम पार्टियों के जो समीकरण है उसको बदल देंगे? देखिए, हम आपको बताते चलें कि जो एक जाति के नाम पर वोट बैंक है वो एक समीकरण बिगाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जातीय आधार पर इस समय वो गाजियाबाद के अंदर वोट मांगे जा रहे हैं। हम लोगों की बात करें तो वहां पे माउंटेन आबादी बहुत ज्यादा है, तो पूरी तरीके से सपा को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। जहां पहले हुआ करता था कि जो जातीय आधार है वहां मुसलमानों का वो बढ़ता हुआ दिखाई देता था, कोई बसपा के पक्ष में जाता था तो कोई AIM पार्टी के पक्ष में जाता था, लेकिन अब वो पूर्ण तरीके से सपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक समाजवादी पार्टी को अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि उस जो एक पक्ष का वोट जाने की वजह से समाजवादी का पल्ला और ज्यादा भारी होता हुआ वहां दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो सपा और रालोद ने गठबंधन करा तो गठबंधन की वजह से उन्होंने रालोद ने जहां जहां पर उनके जाट उम्मीदवार ज्यादा हैं वहां पे अपने प्रत्याशी खड़े करे हैं, तो वहां से उनका पल्ला भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जो टक्कर है वो हो रही है, वरना बीजेपी पार्टी एक मजबूत पार्टी है और जिस तरीके से योगी मोदी की फैन फॉलोइंग पे जनता उनके पीछे जा रही है, उनका विकास कार्य देख के उनसे प्रभावित हुई है, तो वही वजह थी कि बीजेपी का पक्ष मजबूत होता। लेकिन जो जातीय समीकरण है उसी की वजह से दूसरी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो भी काफी मजबूत स्थिति में है, इसलिए फाइटिंग इस बार चुनाव में मानी जा रही है। जी चलिए संजीव, मैं आपके पास आ रहा हूं। बुलंदशहर में अगर हम देखें 7 सीटों का सियासी समीकरण आपने बताया है, लेकिन मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या बीजेपी ने तमाम यहां पर जो प्रयास किए हैं कि लगातार बढ़ोतरी बीजेपी जिस तरह से पिछले चुनाव में बनाया था उस तरह से इस बार भी प्रयास किए बीजेपी ने, लेकिन अगर हम विपक्ष को देखें तो विपक्ष में सबसे मजबूत स्थिति में इस वक्त कौन नजर आ रहा है आपको? देखिए, बुलंदशहर में जो स्थिति है वो लगातार सपा गठबंधन और बसपा जो है दोनों मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बात की जाए लगातार भाजपा मंदिर और मंदिर के मुद्दे पर वोट मांग रही है, लेकिन मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहा है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मंदिर के नाम पर वोट मांगी जाए, लोग सिर्फ विकास के नाम पर वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान जो है बिल्कुल एक तरफा किए हुए हैं कि भाजपा के खिलाफ वोट करने का मन बना चुके हैं। क्योंकि इस कदर जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था कि 1.25 साल के एक साल से अधिक दिनों तो वो बैठे रहे थे और किसान बुलंदशहर क्षेत्र जो है वो किसानी के इलाके में आता, खेती यहाँ का प्रमुख साधन है। किसान को सड़कों पर हमेशा रहा है और जो वादे भाजपा सरकार ने किसानों के लिए किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, इस वजह से किसान जो है वो भाजपा से नाराज नजर आ रहे हैं। जी चलिए संजीव आपका, वैभव आपका और मनोज आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तमाम ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है वो हम तक पहुंचाने के लिए मैं फिर सुल्तानपुर चलूंगा संवाददाता निशांत के पास। निशांत, हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, किस तरह की स्थिति है, अब आखिरी वक्त में क्या मतदाता सोच रहा है, क्या जातीय समीकरण हावी हो रहा है या विकास का मुद्दा अभी भी बरकरार है, यह समझने की कोशिश हमने की है। लेकिन मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा, अधिकतर जगह हमें यह पता चल रहा है कि जैसे 7 विधानसभाओं में से 4 पे बीजेपी अभी भी आगे है, नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है तो 3 सीटों पर है, लेकिन इस कंडीशन में, इस स्थिति में भी बीजेपी आगे बनी हुई है। अब ये कितनी बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए? बिल्कुल विकास, उत्तर प्रदेश की बात हो और जाति की बात ना हो, धर्म की बात ना हो तो सब कुछ बेमानी सा लगता है, इसीलिए इसको आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते। लोग आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि मायावती वो पूरे के पूरे सीटों पे हार जाती हैं, फिर भी उनको 20 से 25% वोट उनको मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं, किस विकास की बात वो करती हैं? जाहिर सी बात है कि उनका चेहरा देख करके वोटर जाकर के चुपचाप जाकर के उनके साइलेंट वोटर होते हैं और जाकर के वोट कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ना विकास काम आता है, न कोई किसी तरीके का तुष्टीकरण काम आता है। वैसे यादव मुस्लिम यमुआई का समीकरण को लेकर के हमेशा समाजवादी पार्टी का आरोप लगते हैं और वो बात भी करती है। ऐसे में वो लोग भी चाहे जिस भी परिस्थिति में रहे वो जाकर के उनको वोट कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जब चुनाव होता है तो जातिगत समीकरण सबसे पहले देखे जाते हैं और चुनाव प्रचार में भी जोर शोर से यही सब सारी बातें उठाई जाती है कि कौन कहाँ से
किस जाति को वोट दिया है। और यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप भी इसी पे लगते हैं कि आपने इस जाति के कितने लोगों को टिकट दिया, आपने उस धर्म के कितने लोगों को वोट टिकट दिया, हम आपको क्यों जो है वोट करें जब हमारे किसी जाति को देंगे। जाहिर सी बात है कि विकास और अन्य जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बातें जो है वो तो बेसिक है, लेकिन उसके अलावा ये सब भी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले चरण का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है उधर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इन सब चीजों से कहीं न कहीं यहाँ का जो चुनाव है वो उसको लेकर के प्रभावित होता है। यही कारण है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गए हैं वहाँ पे इस तरीके से बयान दिए हैं, जिस बयान से उनको फायदा मिल रहा है, उस तरीके से जिन ट्वीट से उनको फायदा मिल रहा है, उससे विपक्ष को कितनी मिर्ची लगती है, उनसे कौन लोग उनसे नाराज होते हैं, इससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लगातार इसी तरीके से वार कर रहे हैं और यही बात जो है जो विपक्ष की अन्य दल है वो भी सेम कैटेगराइज होकर के सेम तरीके से हुबहू उसी तरीके से उसका रिएक्ट भी कर रहे हैं, उसका जो है सीधे रिवर्ट भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि परसेप्शन का खेल होता है कोई भी चुनाव पूरी तरीके से परसेप्शन का खेल होता है। जिधर जिस तरीके से आपने माहौल बना दिया, चाहे आपके पिच पे जाकर के खेलना हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पिच पे जाकर के खेलना हुआ, बस सारी जो पार्टियां होती हैं विकास वो एकमात्र सोचती हैं कि आप जो हमारा एजेंडा है उस एजेंडे पे और हम जो हमने पिच बना करके रखे उस पिच पे आकर के आप खेलिए ताकि हमको मात देने में आसानी हो। और यही कारण है कि देखिए जब कल दोनों पार्टियां जो भारतीय दो शीर्ष पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों लोगों में नूरा खुशी हुई कि सबसे पहले जो है घोषणा पत्र कौन जारी करेगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव लगातार कहते रहे अपने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी, उसके बाद ही हम करेंगे। इसका भी एक कारण है कि आप किस लेवल पे आप अपनी घोषणा करते हैं। जनता तो परसेप्शन का खेल है, हमको परसेप्शन बनाना है कि हम बेहतर नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। आज कल जो है पहले चरण का चुनाव अभियान खत्म हुआ है, हम क्या है प्रचार व्यवस्था और आगामी कल मतलब कल 10 तारीख है 58 सीटों पे वोट पड़ना है और यही 58 सीटें तय करेंगे कि पूरे प्रदेश में माहौल क्या है। तो यही 58 सीटें हैं और बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। निशांत, आपका एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। कैलाश हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम बुद्ध नगर से जुड़ गए जहां नोएडा भी आती है और ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो एक ही जो राशि है उनकी नाम की वो हैं, एक तरफ जहां पंकज जी हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस से पंखुड़ी हैं। क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल है, आखिरी समय में मतदाता क्या सोच रहा है गौतम बुद्ध नगर का? जी देखिए, गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों पर करीब 16,23,545 वोटर्स जो कल वोट करेंगे, वहां पर देखा जाए तो करीब 552 बूथ बनाए गए हैं जिन पर अब वोटर्स अपनी वोट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कांटे की जो टक्कर होगी वो भाजपा और बसपा के प्रत्याशियों में होगी। कहीं एक जगह जो जेवर विधानसभा सीट है यहाँ पर कांटे की टक्कर जो देखी जा रही है वो गठबंधन और भाजपा के बीच है। अगर देखा जाए तो जो पंखुड़ी पाठक है और पंकज है वहाँ पर करीब 20-80 का फर्क देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार वो बिल्कुल ऐसे शहर में नहीं देखा जा सकता है जहाँ पर बीजेपी का पूरा गढ़ हो। और दूसरी बात, जो पंकज जो है जो रक्षा मंत्री के बेटे भी हैं, हालांकि उनसे नाराज है, मगर वोटर जो वहाँ के हैं वो ज्यादातर इसी तरह देखते हैं कि वो सब जो शहरी क्षेत्र का जो वोटर होता है वो लगभग बीजेपी का ही माना जाता है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने ग्रेटर नोएडा की जो दादरी विधानसभा सीट है यहाँ पर भी जो तेजपाल है, तेजपाल के साथ भी जो सपा गठबंधन के जो नेता है राजकुमार भाटी, उन्हीं के साथ उनका कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो दादरी जो गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट है यहाँ पर देखा जाए तो ये जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। हालांकि कुछ समय पहले गुर्जर को लेकर यहाँ पर काफी जो यहाँ के वीरभोज राजा थे उनको लेकर काफी रस्साकसी हुई थी, मगर धीरे धीरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए, उन्होंने धीरे धीरे जाकर इस समस्या को सुलझा लिया गया और धीरे धीरे इनका यानी कि अपने पक्ष में पूरी तरह करने की कोशिश की गई। जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पर अब जो सपा के प्रत्याशी हैं वो भी भाजपा के प्रत्याशी को पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो जेवर में है, जेवर में सपा गठबंधन के जो रालोद के नेता हैं अवतार सिंह भडाना, उनको देखा जाए तो उसके साथ साथ जो है धीरेन्द्र से पूरी कांटे की टक्कर लिए बैठे हुए हैं। इसका पूरी तरह से पुरजोर यानी कि विरोध भी चल रहा था, मगर धीरे धीरे अभी कुछ दिन पहले ही कल भी योगी आए थे और उन्होंने इस बात को साधने की पूरी तरह कोशिश की थी और यहाँ पर जो चुनाव है वो पूरी तरह से कांटे के मुकाबले के साथ है। जी
चलिए कैलाश, बहुत महत्वपूर्ण आपका एनालिसिस है और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैं निशांत आपके पास दोबारा लौट रहा हूं। अब हम देखें तो बहुत कम समय रह गया है। पश्चिम में 11 जिलों पर 58 सीटों पर मतदान होना है। बहुत संक्षिप्त में आपसे ये जानना चाहेंगे कि 58 सीटों पर जहां जो सरकार है योगी सरकार अब यहां कहां खड़ी नजर आ रही है आपको बहुत आखिरी समय में, और विपक्ष कहां खड़ा नजर आ रहा है इन 58 सीटों के पहले चरण की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, ध्रुवीकरण भी हुआ है, जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश हुई है। इस जगह विकास और कानून व्यवस्था का भी जोर रहा है, और जो विपक्ष के अलावा जो अन्य संगठन है जैसे एसकेएम, जो वहाँ के जो किसान आंदोलन को लेकर के उपजा हुआ जो संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, वो भी लगातार वहाँ पे एक्टिव है। उन्होंने भी अपील की, बाद में हालांकि उन्होंने अपनी बातें वापस ले ली। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर बात किया जाए तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे कहीं न कहीं जो है वहाँ पे नाराजगी, लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी की बात खत्म की थी, उनको कहीं न कहीं किसान आंदोलन में उनको जान फूका है उनके अंदर, और उसका उनको फायदा है। और यहाँ पे अगर जिस तरीके से जो टिकट है, टिकट बंटवारे में जिस तरीके से खेल हुआ है, चाहे वो मायावती की बात करें, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात करें, सपा और कांग्रेस और बसपा ने पूरी तरीके से खेल किया है। ऐसे ऐसे जगहों पे टिकट उन्होंने दिया है जहाँ पे मुस्लिम का मुस्लिम, अगर वहाँ पे समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है तो जाहिर सी बात है कि वोट में बंटवारा होगा, कटेंगे एक दूसरे के वोट, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा तो पहले से ही सेट करके रखा है विकास को, उससे मुझे लगता है कि खेलना बड़ा टफ हो जाता है। मतदाता कई हद तक अपने जो उसकी स्थिति है, जो विकास के तमाम मुद्दे हैं, उसको अब वो स्पष्ट कर चुका है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। और अब जबकि 24 घंटे यदि हम पहले की बात करें तो इन 11 जिलों की 58 सीटों पर अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो उनके लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। और कल सूरज की पहली किरण के साथ निशांत आप भी लगातार फील्ड पर पहुंचे और तमाम अपडेट्स, कहां किस तरह से मतदान हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं वो हम तक पहुंचाएं। लेकिन आज जिस तरह से आपने पिछले तमाम जो एनालिसिस है वो आज हम तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया निशांत, आपका बहुत धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की है उत्तर प्रदेश के पहले चरण के सियासी शंखनाद पर। तो आपने हॉट सीटों का सियासी गणित भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब तो यह गुरुवार को पता चलेगा कि आखिर जनता के मन में क्या है और किन मुद्दों पर वोट डालकर अपना प्रत्याशी चुनने जा रही है। अभी तो यह पहले चरण की शुरुआत है, आगे आने वाले 6 चरण भी काफी दिलचस्प होने वाले हैं, जिस पर हम जिलेवार, विधानसभा वार नजर बनाए हुए हैं। और इसी के साथ आज सत्ता के संग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।